नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में ट्रांसफार्मर की और कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है व्हेन लोड ऑन अ ट्रांसफार्मर इज डिक्रीज डैश लॉस इज डिक्रीज। देखो एक ट्रांसफार्मर की जब लोड कम होता है, लोड कम होने के साथ साथ कौन सा लॉस भी कम होता है। एडी करंट लॉस कम होता है, या हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है, या कॉपर लॉस कम होता है, या फ्रिक्शन लॉस कम होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक ट्रांसफार्मर की लोड कम होता है, लोड कम होने के साथ साथ उस ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस भी कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, ये एक ट्रांसफार्मर है। इसका जब प्राइमरी वाइंडिंग में हम कुछ लोड का कनेक्शन करेंगे, तब जब लोड का वैल्यू ज़्यादा होगा तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट होता है आई प्राइमरी करंट, उसका वैल्यू भी ज़्यादा होता है। और जब लोड का वैल्यू सेकेंडरी में कम होता है तो प्राइमरी वाइंडिंग का जो करंट आई होता है उसका वैल्यू भी कम होता है। तो देखो लेकिन जो कॉपर लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉपर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो देखो जब लोड ज़्यादा होगा तब आई का वैल्यू भी ज़्यादा होगा, और अगर आई का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कॉपर लॉस भी ज़्यादा होगा। और जब लोड कम होता है तब आई का वैल्यू भी कम होता है, और आई का वैल्यू कम होने के साथ साथ कॉपर लॉस भी कम होता है। इसीलिए जब एक ट्रांसफार्मर की लोड कम होता है, लोड कम होने के साथ साथ कॉपर लॉस भी कम होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी या डैश कपल्ड। देखो एक ऑटो ट्रांसफार्मर की जो दो वाइंडिंग होता है, एक प्राइमरी वाइंडिंग और एक सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों आपस में ये चार ऑप्शन में से कौन सा टाइप ऑफ कपलिंग में कपल होते हैं। तो ये मैग्नेटिकली कपलिंग होते हैं, या इलेक्ट्रिकली कपलिंग होते हैं, या दोनों मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली कपलिंग होते हैं, या नॉन ऑफ द एबोव। तो इसका आंसर होगा एक ऑटो ट्रांसफार्मर की जो दो वाइंडिंग होता है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों आपस में मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली कपलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, जो हमारा नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो मैग्नेटिकली कपलिंग होते हैं, उसका प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं, वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं होते हैं। सिर्फ प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो सेकेंडरी में कट होता है, और सेकेंडरी का जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो प्राइमरी में कट होता है। इसीलिए जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है वो सिर्फ मैग्नेटिकली कपलिंग होते हैं। लेकिन जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें एक ही वाइंडिंग होता है, उसका इस साइड जो होता है वो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, और इस साइड में सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। तो एक ही वाइंडिंग होने से क्या होता है ना, ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों आपस में मैग्नेटिकली भी कपलिंग होते हैं और इलेक्ट्रिकली भी कपलिंग होते हैं। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का, दोनों मैग्नेटिकली एज वेल एज इलेक्ट्रिकली कपलिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ ए सिटी करंट ट्रांसफार्मर। देखो एक करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी में जो करंट होता है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है। 2 एम्पियर होता है, 3 एम्पियर होता है, 5 एम्पियर होता है, या 10 एम्पियर होता है। एक सिटी का सेकेंडरी का जो रेटेड करंट होता है उसका स्टैंडर्ड वैल्यू होता है 5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये होता है सिटी या करंट ट्रांसफार्मर। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करंट ट्रांसफार्मर कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होता है ना, जो करंट ट्रांसफार्मर या सिटी होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। मीन्स उसका सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होता है। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज ज़्यादा होगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कम होता है। तो इसीलिए इसका सेकेंडरी करंट कितना होता है, 5 एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडी करंट लॉस इन ए ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। देखो एक ट्रांसफार्मर का जो ईडी करंट लॉस होता है उसको हम ये चार ऑप्शन में से कौन सा प्रोसेस में कम कर सकते हैं, ईडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। जो उसका लैमिनेशन का जो थिकनेस होता है उसको इंक्रीज करके एडी करंट लॉस को कम किया जाता है, या जो लैमिनेशन का थिकनेस होता है उसको कम करके एडी करंट लॉस को कम किया जाता है, या जो वाइंडिंग होता है, जो कोयल का वाइंडिंग होता है वो कोयल को हम हाई गॉज वायर यूज कर सकते हैं, या जो एयर गैप होता है उसको कम करके हम एडी करंट लॉस को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा जब किसी ट्रांसफार्मर की एडी करंट लॉस हमें कम करना होता है तो अब हम उसका जो लैमिनेशन का थिकनेस होता है उसको कम करना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये होता है एडी करंट लॉस का फॉर्मूला। देखो एडी करंट लॉस इज इक्वल टू ये होता है उसका फॉर्मूला। ये जो टी है,
टी का स्क्वायर ये होता है थिकनेस ऑफ लैमिनेशन। तो ईडी करंट लॉस और थिकनेस दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर थिकनेस ज़्यादा होगा तो ईडी करंट लॉस भी ज़्यादा होगा, और अगर थिकनेस कम होगा तो ईडी करंट लॉस कम होगा। इसीलिए जब एक ट्रांसफार्मर की ईडी करंट लॉस कम करना होता है तो अब हम उसका लैमिनेशन का थिकनेस को भी कम करना होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग हैज नो ओहमिक रेजिस्टेंस, नो मैग्नेटिक लीकेज रिजल्टिंग इन नो लॉसेस। देखो कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर में ना ही ओहमिक लॉस होता है ना ही मैग्नेटिक लॉस होता है, टोटल में ना ही कुछ भी, ना नो लॉसेस, कुछ भी लॉस नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कुछ लॉस नहीं होता है, या पावर ट्रांसफार्मर में कुछ भी लॉस नहीं होता है, या आइडियल ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है, ऑप्शन नंबर 3, जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है उसमें कुछ भी लॉस नहीं होता है, ना ही ओहमिक रेजिस्टेंस ना ही मैग्नेटिक लीकेज रिएक्टेंस, कुछ भी लॉस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है ऐसा कोई प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एक हमारा सिर्फ इमेजिनरी ट्रांसफार्मर है और इसीलिए इसमें कुछ भी लॉस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आइडियल ट्रांसफार्मर इसमें कोई भी लॉस नहीं होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, देखो इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर द नो लोड प्राइमरी करंट। देखो एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो नो लोड प्राइमरी करंट होता है वो प्राइमरी वोल्टेज के साथ एक फेज में रहता है, या प्राइमरी वोल्टेज के साथ 90 डिग्री में लैग होता है, या प्राइमरी वोल्टेज के साथ 90 डिग्री लीड होता है, या जो प्राइमरी वोल्टेज होता है उसके साथ 0 से 90 डिग्री के बीच में रहता है। तो इसका आंसर होगा एक आइडियल ट्रांसफार्मर की जो नो लोड प्राइमरी करंट होता है वो प्राइमरी वोल्टेज के साथ 90 डिग्री में लैग करता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो फिगर, इस फिगर का ये होता है नो लोड आइडियल ट्रांसफार्मर की नो लोड करंट, और ये होता है प्राइमरी वोल्टेज। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री है और ये वोल्टेज से लैग 90 डिग्री लैगिंग हुआ है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑटो ट्रांसफार्मर में बी यूज्ड एज। देखो एक ऑटो ट्रांसफार्मर को हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसे यूज करेंगे, या एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जैसे यूज करेंगे, या दोनों स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों जैसा काम करेगा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो एक स्टेप अप जैसा भी काम करता है और स्टेप डाउन जैसा भी काम करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसका ये प्राइमरी वाइंडिंग मान लो हम 110 वोल्ट प्राइमरी में देते हैं, ये होता है मान लो 60 वोल्ट के लिए, ये होता है 80 वोल्ट के लिए, ये 100 वोल्ट के लिए, ये 120, ये 140। जब हमें 110 वोल्ट इनपुट है, अगर हमें 60 वोल्ट चाहिए तो अब ये दोनों टर्मिनल में हम कनेक्शन करेंगे, हमें 60 वोल्ट मिलेगा। तो ये स्टेप डाउन हो गया, 110 से 60 मिलता है, स्टेप डाउन हो गया। अगर हमें 140 चाहिए तो अब ये टर्मिनल और ये टर्मिनल का कनेक्शन करेंगे, मीन्स ये स्टेप डाउन भी हो सकता है और स्टेप अप भी हो सकता है। तो इसीलिए एक ऑटो ट्रांसफार्मर को हम बोथ स्टेप अप और स्टेप डाउन जैसा यूज कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो लोड लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैज 2 कंपोनेंट, दे आर ईडी करंट लॉस एंड हिस्टेरेसिस लॉस इन व्हिच पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर हिस्टेरेसिस लॉस ऑकर। देखो एक ट्रांसफार्मर में नो लोड लॉस कौन सा होता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ट्रांसफार्मर की जो नो लोड होता है वो होता है आयरन लॉस होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आयरन लॉस का 2 कंपोनेंट होता है, एक होता है ईडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरेसिस लॉस। तो देखो जो हिस्टेरेसिस लॉस क्वेश्चन में है, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो कहाँ पर होता है, ट्रांसफार्मर की कोर में होता है, या ब्रेदर में होता है, या ट्रांसफार्मर की ऑयल में होता है, या कंजर्वेटर में होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर की जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है वो होता है ट्रांसफार्मर की कोर में। कोर कौन सा है, ये होता है ट्रांसफार्मर का कोर, ये जो आयरन का कोर है ये होता है ट्रांसफार्मर का कोर, इसी में ही आयरन लॉस होता है। मीन्स हिस्टेरेसिस लॉस भी इस कोर में होता है और ईडी करंट लॉस भी इस ट्रांसफार्मर की कोर में होता है। तो हिस्टेरेसिस लॉस ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ सिलिका जेल इन डे कंडीशन इज डैश। देखो जो सिलिका जेल होता है ट्रांसफार्मर की ब्रेदर में उसका कलर कैसा होता है, पिंक होता है, ब्लू होता है, ग्रीन कलर होता है, या रेड कलर होता है। तो इसका आंसर होगा ब्रेदर में, ट्रांसफार्मर की ब्रेदर में जो सिलिका जेल होता है उसका कलर होता है ब्लू। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो ट्रांसफार्मर की ब्रेदर ये होता है
ट्रांसफार्मर की ब्रेथ और इसका कलर देखो ये होता है ब्लू कलर, ये इसमें सिलिका जेल होता है, उसका कलर क्या होता है ब्लू कलर होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये वाला फिगर देखो। तो देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेटेड सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ए सिंगल फेज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखो ये होता है पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मीन्स पीटी। जो पीटी होता है उसका सेकेंडरी वोल्टेज, स्टैंडर्ड सेकेंडरी वोल्टेज कितना होता है, 240 वोल्ट होता है या 230 वोल्ट होता है या 115 वोल्ट होता है या 110 वोल्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है वो होता है 110 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। जैसे कि सिटी का सेकेंडरी रेटेड करंट था हमारा 5 एम्पियर था, ऐसे ही पीटी का पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है स्टैंडर्ड वैल्यू वो होता है 110 वोल्ट। और एक बात याद रखो, जो पीटी होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन, सिटी था स्टेप अप, पीटी होता है स्टेप डाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंडरी ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर विल हैव डैश। देखो सिटी जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है उसमें ज़्यादा टर्न होता है थिक वायर का या कम टर्न होता है थिन वायर का, या ज़्यादा टर्न होता है थिन वायर का या लेस टर्न होता है थिक वायर का। तो इसका आंसर होगा देखो जो इसका ज़्यादा टर्न होगा, मोर टर्न होगा थिन वायर का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो जो हमारा सिटी होता है वो एक स्टेप अप ट्रांसफर होता है। स्टेप अप मीन्स सेकेंडरी में क्या होता है वोल्टेज ज़्यादा होता है लेकिन करंट का वैल्यू कम होता है। करंट का वैल्यू कम कब होता है ना, जब रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस का वैल्यू कब ज़्यादा होता है, जब लेंथ ज़्यादा होता है और एरिया ये जो मोटाई होता है वो कम होता है। तो जो मोर टर्न्स में लेंथ ज़्यादा हो गया और थिन पतला वायर है इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज ट्रांसफार्मर डज नॉट आइसोलेट्स दिस सेकेंडरी वाइंडिंग। देखो कौन सा ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग से अलग नहीं रह सकता, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में या ऑटो ट्रांसफार्मर में या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में या करंट ट्रांसफार्मर में। तो इसका आंसर होगा जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग आइसोलेट नहीं रह सकते। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ये होता है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर, दोनों का एक ही वाइंडिंग होता है। जैसे नॉर्मल ट्रांसफार्मर में ये प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग आपस में आइसोलेट अलग रहते हैं, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में आइसोलेट अलग नहीं रह सकते, एक ही वाइंडिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑटो ट्रांसफार्मर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कॉट कनेक्शन आर यूज। देखो स्कॉट कनेक्शन को हम कब यूज करते हैं, जब हमें ट्रांसफर करना होता है, सिंगल फेज से 3 फेज में कन्वर्ट करना होता है, या जब 3 फेज से सिंगल फेज में कन्वर्ट करना होता है, या जब 3 फेज से 2 फेज में कन्वर्ट करना होता है, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्कॉट कनेक्शन होता है उसको हम 3 फेज से डबल फेज 2 फेज में जब कन्वर्ट करना होता है तो अब हम स्कॉट कनेक्शन का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ये होता है स्कॉट कनेक्शन। इसमें 2 ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, एक होता है मेन ट्रांसफार्मर, ये होता है मेन ट्रांसफार्मर, ये और एक होता है जिसको कहते हैं टीजर ट्रांसफार्मर। ये जो मेन ट्रांसफार्मर होता है इसका टैपिंग देखो बीच में हुआ है, 50% में हुआ है, लेकिन ये जो हमारा टीजर ट्रांसफार्मर होता है इसका जो टैपिंग होता है 86.6% में हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है जो टीजर ट्रांसफर होता है उसका टैपिंग कितने परसेंट में किया जाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 86.6% में किया जाता है, लेकिन जो मेन ट्रांसफर होता है उसको बीच में 50% में टैपिंग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of connection in a 3-phase transformer is used for substation end of a transmission line। देखो ट्रांसमिशन लाइन में के एंड में जब हम जहाँ से कंज्यूमर का यूज किया जाता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करता है, वहाँ पर हम कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, स्टार स्टार की या स्टार डेल्टा की या डेल्टा डेल्टा की या डेल्टा स्टार की यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा जब एक सबस्टेशन में यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइन की लास्ट में एंडिंग में, वो होता है हमारा डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो एक बात याद रखो, जब कंज्यूमर एक इलेक्ट्रिक पावर को यूज करता है तो अब न्यूट्रल की ज़रूरत होता है, लेकिन जब हम पावर को ट्रांसमिशन करते हैं तो अब न्यूट्रल की ज़रूरत नहीं होता है। तो देखो जब ट्रांसमिशन होता है 3 फेज, सिर्फ 3 फेज ही ट्रांसमिशन होता है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंज्यूमर लेता है तब क्या करता है ना, तब वो एक फेज एक न्यूट्रल लेता है। देखो
ट्रांसमिशन में न्यूट्रल नहीं होता है, और जो कंज्यूमर होता है डिस्ट्रीब्यूशन में वहाँ पर न्यूट्रल होता है। तो एक बात याद रखो, जो हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है वहाँ पर कोई भी न्यूट्रल नहीं होता है, सिर्फ 3 फेज होता है। लेकिन जो स्टार कनेक्शन होता है वहाँ पर न्यूट्रल होता है। अगर हम डेल्टा को कंज्यूमर के लिए यूज करेंगे तो न्यूट्रल हमें नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम स्टार को जो हमारे कंज्यूमर के लिए यूज करेंगे तो एक फेज एक न्यूट्रल हमें मिल सकता है। तो इसीलिए क्या करेंगे ना, डेल्टा स्टार को यूज करेंगे, क्योंकि डेल्टा जो होता है वो 3 फेज इनपुट देगा। उसके बाद जो आउटपुट मिलता है वहाँ पर 3 फेज तो मिलता है, उसके साथ साथ एक न्यूट्रल भी मिलता है, क्योंकि कंज्यूमर के लिए न्यूट्रल की जरूरत होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीकेज फ्लक्स ऑफ इन ए ट्रांसफार्मर ऑकर्स बिकॉज। एक ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स क्यों होता है? क्योंकि आयरन कोर जो होता है उसका पोरेंट ज़्यादा होता है, इसीलिए लीकेज फ्लक्स होता है। या जो एयर होता है ट्रांसफार्मर की चारों तरफ जो एयर होता है वो गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, इसीलिए लीकेज फ्लक्स होता है। या जो अप्लाई वोल्टेज होता है वो साइनसोडियल होता है, इसीलिए लीकेज फ्लक्स होता है। या ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक एफिशिएंट डिवाइस नहीं है, इसीलिए लीकेज फ्लक्स होता है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स इसलिए होता है क्योंकि जो एयर होता है ट्रांसफार्मर के चारों तरफ वो गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो कैसे होता है देखो, ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की जो मान लो ये प्राइमरी वाइंडिंग है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकलता है उनमें से कुछ फ्लक्स कोर के थ्रू जाकर सेकेंडरी में कट होते हैं। जो सेकेंडरी में कट होता है वो होता है प्राइमरी मेन फ्लक्स या प्राइमरी यूजफुल फ्लक्स। लेकिन जो फ्लक्स प्राइमरी से में कट होने के बाद बाहर की तरफ आता है, एयर की तरफ आता है, वो होता है लीकेज फ्लक्स। मीन्स अगर ये एयर होता है बाहर में, कोर की बाहर की तरफ जो एयर होता है वो अगर गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर होता तो ये लीकेज फ्लक्स बाहर की तरफ नहीं आता, सारे के सारे फ्लक्स कोर में फ्लो होकर सेकेंडरी में लिंक होता। तो ये जो फ्लक्स, ये जो एयर होता है ये गुड मैग्नेटिक इंसुलेटर नहीं है, इसीलिए कुछ फ्लक्स बाहर की तरफ आता है जिसको हम कहते हैं लीकेज फ्लक्स। इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी नो लोड इनपुट पावर टू ए ट्रांसफार्मर इज प्रैक्टिकल इक्वल टू डैश लॉस ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखो जो नो लोड इनपुट पावर होता है वो कौन सा लॉस के साथ प्रैक्टिकल इक्वल बराबर होता है? नो लोड इनपुट पावर आयरन लॉस के साथ बराबर होता है, या कॉपर लॉस के साथ बराबर होता है, या ईडी करंट लॉस के साथ बराबर होता है, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो नो लोड इनपुट पावर होता है वो प्रैक्टिकली आयरन लॉस के साथ ही बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कैसे होता है देखो, मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में नो लोड मीन्स कोई भी लोड नहीं है, तो प्राइमरी में करंट बहुत कम रहेगा। मैंने अभी बताया अगर लोड होगा, ज़्यादा लोड होगा तो प्राइमरी करंट ज़्यादा होगा, लेकिन कोई भी लोड नहीं है तो ये जो नो लोड करंट होता है ये भी बहुत कम होता है, क्योंकि जो कोर में जो लॉस होता है सिर्फ उसको ही मैनेज करने के लिए जितना करंट जरूरी होता है उतना ही करंट इस कोर कहते हैं, इस कोर ट्रांसफार्मर की तरफ प्राइमरी वाइंडिंग का करंट उतना ही होता है। तो कोर में कौन सा लॉस होता है? आयरन लॉस होता है। तो आयरन लॉस के लिए जितना करंट चाहिए उतना ही करंट, प्राइमरी करंट उतना ही होता है, वो उतना ही इनपुट पावर भी उतना ही होता है। तो इसीलिए जो नो लोड इनपुट पावर होता है वो आयरन लॉस के साथ बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when two transformer are connected in parallel how will they share the load depending upon their। देखो जब दो ट्रांसफार्मर, मान लो एक ट्रांसफार्मर और ये एक ट्रांसफार्मर जब पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो अब लोड को जब ये पावर सप्लाई करेंगे तो ये 4 ऑप्शन में से किसके मुताबिक वो कौन ट्रांसफार्मर कितना पावर सप्लाई करेगा? दोनों के जो इम्पीडेंस पर यूनिट के मुताबिक, या पावर पर यूनिट के मुताबिक, या लीकेज रिएक्टेंस के मुताबिक, या करंट पर यूनिट के मुताबिक। तो इसका आंसर होगा जब दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में ऑपरेशन होते हैं तब दोनों लोड को शेयर करते हैं डिपेंडिंग उनका इम्पीडेंस पर यूनिट के मुताबिक वो लोड को शेयर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पीडेंस पर यूनिट। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर एज कंपेयर टू डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर विल बी। देखो एक होता है हमारा स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। किसका कैपेसिटी ज़्यादा है, किसका कैपेसिटी कम है, कितना ज़्यादा कितना कम है? तो इसका आंसर होगा जो स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर होता है उसका कैपेसिटी 1/3 होता है किसके कंपेयर, डेल्टा कनेक्टेड ट्रांसफार्मर के कंपेरिजन में स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर का कैपेसिटी 1/3 होता है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी क्या करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।